साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने कक्षा 7 का जो सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तिका है उसके अंदर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और पाठ 5 अध्याय 5 है। जो पांचवा अध्याय है औरतों ने बदली दुनिया, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हमें बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है। हम धीमे धीमे इस चीज़ को जान पाएंगे कि औरतों के समाज में क्या योगदान है, उससे कितना ज़्यादा जो हमारा समाज है वह बेहतर हो गया है। और उनका जो क्या कहते हैं, समाज में अगर स्त्रियां ना हो तो समाज बन ही नहीं सकता है। तो औरतों ने कैसी दुनिया को बदला है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम बिना समय को व्यर्थ करते हुए हम देखेंगे कि जैसे कि इस पुस्तिका में आप देख पा रहे हैं कि एक बालिका ने, एक बच्ची ने पूरी पृथ्वी को अपने हाथ में उठा रखा है और कितने प्रेम से उसको देख रही है। तो हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था कि किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घर का काम काम ही नहीं माना जाता था। हमने ये भी पढ़ा था कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने के कोई निश्चित समय भी नहीं है। मतलब आप लोग जब जॉब पे जाते हैं तो सीधी सी बात है, जॉब पे क्या होता है कि एक टाइमिंग होता है। टाइम के अंदर क्या कहते हैं, उस टाइम में आप ये देखते हैं कि हम सुबह जाते हैं जॉब पे और शाम को आ जाते हैं। लेकिन जो घर में हमारी माताएं बहनें काम करती हैं उनका कोई टाइमिंग नहीं है। वह हमारे सोने से, मतलब जब हम लोग सोते हैं उसके बाद तक काम करती हैं, और जब हम सुबह उठते हैं उससे पहले उठ जाती है और हमारे लिए वो काम करती हैं। तो हमको इस चैप्टर के अंदर यही चीज़ सीखने को मिलेगी और ये चीज़ हम देखते हैं कि समाज में उनका कितना बड़ा योगदान है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कुछ ऐसे व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष किए, पहले भी और आज भी। शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव की चुनौतियाँ देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे, जिसमें वह महिलाएं को काम मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको विकास की गति मिले, इसके कारण उन्होंने क्या आंदोलन छेड़े, ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि कौन क्या काम करता है, निम्नलिखित लोगों के चित्र बनाइए। एक किसान है, ठीक है, तो वो क्या काम करता है, एक मिल मजदूर है, एक नर्स है। तो आपको यहाँ पे चित्र बनाना है। एक वैज्ञानिक है, एक पायलट और एक शिक्षक है। तो आप देखेंगे कि जो चित्र में महिला है या पुरुष है, इसलिए ये बनाया गया। देखिए, चलिए अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे तालिका को भरिए। अब हर व्यवसाय के लिए क्या कीजिए, आप हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए आप अलग अलग जोड़िए। क्या जोड़िए? वर्ग के लिए कि आप जो शिक्षक है उसमें पुरुष चित्र कितने बनाए गए और महिला चित्र कितने बनाए गए। किसान में महिला वाले किस्म कितने बने हैं, पुरुष कितने बने हुए हैं। मिल मजदूर में कक्षा के जो छात्र हैं उन लोगों ने महिलाओं में कितने बनाए गए हैं, और क्या कहते हैं आप पुरुषों में कितने बनाए गए हैं। ऐसे वैज्ञानिक और ऐसी पायलट। तो इससे क्या होता है, क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं? किस प्रकार के व्यवसाय में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक है? क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया और क्यों? क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम है? यदि है तो क्यों? ये जो है, ये प्रश्न है कि हम लोग क्या चीज़ें देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए कि जो ये भुट्टा है, मक्का जिसे कहते हैं, उसके खेत में आप यहाँ पे महिलाएं देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये देखिए, भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। इनके कामों में पौधे रोपना, पौधों को ज़मीन के अंदर रोपना है, खरपतवार निकालना। आपको पता है खरपतवार जो अनचाहे पेड़ पौधे उग जाते हैं फसलों के अंदर, उसको खरपतवार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में फसल काटना और कुटाई करना शामिल है। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। ये स्रोतवा एक जो है, इसका जो स्रोत है वो 61वां नेशनल
सैंपल सर्वे है, तो 2004-2005 में हुआ था। आज से 20 साल पहले की बता रहे हैं जो आज हम वीडियो देख रहे हैं। लेकिन ये तब भी आप ये देखिए, तो रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया है। परिणाम कुछ इस प्रकार आए। पुरुष जो चित्र थे वो इस प्रकार से, महिला चित्र इस प्रकार से। तो जो शिक्षक की बात हुई, टीचर की बात हुई, उसमें पुरुषों के जो चित्र बने वो 5 बनाए गए। महिलाएं जो इस चित्र में थी वह 25 बनाई गई, अर्थात 25 बच्चों ने एक टीचर में महिलाओं के चित्र बनाए। 25 बच्चों ने। किसान में 30 के 30 बच्चों ने पुरुषों का चित्र बनाया, जबकि आप ऊपर आप देख सकते हैं कि 86% महिलाएं खेतों में काम करती हैं भारत में। 83.6%। मिल मजदूर में आपने 25 जो थी वह 25 पुरुष बना दिए, 5 स्त्रियां बना दी। नर्स में 30 की 30 महिलाएं ही बनाई गई। वैज्ञानिक में 25 पुरुष 5 महिलाएं। पायलट में 27 पुरुष और 3 महिलाएं। कम अपनी कक्षा के लिए अभ्यास की तुलना रोजी मैडम की कक्षा के अभ्यास से भी आपको करनी है, तो आप भी अपने क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन किस विषय में कैसा सोचता है। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती है। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती है। मतलब बहुत ज़्यादा वह सहनशील होती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। विनम्र होती है, प्रेम से वह हेल्प करती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इस प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती है। ये इस क्लास के अंदर जो एक धारणा है वह बता रही है, ठीक है। अनेक लोग इस प्रकार के रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं। रूढ़िवादी मतलब वह जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। रूढ़िवादी प्रश्न भी आता है कि वह लोग जो नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते और पुरानी ही चीज़ों में उलझे रहते हैं, वह किस प्रकार के लोग होते हैं। तो इसमें जो होते हैं वे क्या होते हैं, वे रूढ़िवादी लोग कहलाते हैं, ठीक है। वे रूढ़िवादी लोग होते हैं, धारणाओं में विश्वास रखते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। मतलब जो थोड़ी बहुत स्कूल की पढ़ाई है उसके बाद बोला जाता है कि आप अब शादी कर लीजिए, ठीक है। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीकों से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है, मतलब कि आप कमज़ोर हो। रूढ़ियों को तोड़ा है, अब देखेंगे रूढ़ियों कैसे तोड़ा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे महिला ड्राइवर हैं, वो भी ट्रेन की। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया।
लक्ष्मी की शिक्षा पर सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती हैं, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई ये कहता है कि वह फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करके अनेक अवसर आए जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी। जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है, जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ। ड्राइविंग हर ट्रेन नीता लाल वीमेंस फ्यूचर सर्विस की से रूपांतरित, मतलब ये एक क्या कहते हैं, एक पुस्तिका में से ये लिया गया है। ये इन जो महिला ड्राइवर हैं, ये लक्ष्मी लाकरा जी आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक रही हैं, ड्राइवर रही हैं। तो इनके लिए तो बहुत मतलब बहुत गर्व की बात इनके लिए भी और हमारे लिए भी कि इन्होंने किस प्रकार से रूढ़िवादी धारणाओं का क्या किया, अंत किया। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते? अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसे किन किन दबावों का सामना करना पड़ता है। तो पहले हम देख लेते हैं, कहानी बाद में पढ़ेंगे। ये पहले कहानी ही पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम शुरू करेंगे। जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। हे भगवान जेवियर, गणित में तुम सिर्फ 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम हैं। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। मुझे पता है माँ, मतलब अपनी मम्मी से बात कर रहा है कि पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता, मुझे तो क्या पता है इतिहास पढ़ना है। तो क्या बोलती हैं उसकी मम्मी, बोलती हैं उसके पिताजी यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं। जेवियर बोलता है, पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता है। पिताजी बोलते हैं यहाँ पे जो माता जी हैं कि समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। अब आप एक बात बताइए, आप सब लोग बताइए, इतिहास पढ़ना चाहता है, लेकिन क्या बोला गया है कि तुम गणित ले लो, तुम कंप्यूटर ले लो, क्योंकि अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा वेतन मिलेगा। हर कोई व्यक्ति अच्छे वेतन के लिए जोर देता है। यहाँ पे प्रश्न था कि यदि आप जेवियर होते तो कौन से विषय चुनते? अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि लड़कों को ऐसे किन किन दबाव का सामना करना पड़ता है। तो आप देखते हैं कितने सारे दबाव होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, है ना। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, मतलब हर साल स्कूल में बच्चे बढ़ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के
लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ चित्र हैं। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था। उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाज में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों के अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक के उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी मतलब जो वस्त्र बुनते हैं और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों को काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। क्योंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व, आज से 200 साल पहले, शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियां और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए हम राम सुंदरी देवी 1800 से 1890, मतलब ये उनकी उम्र है, 1800 में पैदा हुई थी, 1890 में उनका देहांत हो गया था, उनका अनुभव हम पढ़ते हैं। जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी, 60 वर्ष की अवस्था में उन्हें बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक उनकी पुस्तक थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। उनकी जो पुस्तक थी, अमार जीवन मतलब मेरा जीवन, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राम सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी, ये उन्होंने अपने आप से प्रश्न पूछा। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत, एक संत का जीवन पढ़ रही थी। बाद में एक दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वह पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरे सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। राम सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राम सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं कि वे ज़रा बैठकर कुछ खा ही लें। कितनी सारी चीज़ें।
आप देख पाएंगे कितनी सारी चीज़ें। देखिए ये कहानी है, ये रुकिया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना, इसकी एक कहानी है। ये भी हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। एक बार थोड़ा मैं रामाबाई जो 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की योद्धा, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, पंडित रमाबाई महिला शिक्षा की योद्धा। स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, उन्होंने पंडिता रमाबाई, क्योंकि वह संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब ये ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने, मतलब जो छपाई होती है, प्रिंटिंग होती है, कुशलता भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। पंडिता रमाबाई, ठीक है, देखिए छापा खाना पे एक प्रिंटिंग प्रेस है। और योद्धा थी जिन्होंने क्या किया, उन्होंने पुणे के एक के पास में एक जगह थी, वहाँ पे विधवा स्त्रियों के लिए एक आश्रम के रूप में एक जगह बनाई, जहाँ पर वह क्या करती थी, वह उनको पढ़ना लिखना सिखाती थी। शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाया। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियाँ, पत्र और आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की कल्पना की है, ठीक है। और यहाँ पे हम आगे चलेंगे तो रुखिया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना, ये जो एक कहानी है, इसको हम एक अलग अंदाज में, अलग रूप में आपको पढ़ाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि वीडियो लेंथी ना हो, आप बोर ना हो और आप सीख सकें। तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक अच्छे व्यक्ति के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से आप बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आप मेडिटेशन करें। सबसे आसान तरीका, आप सहज योग मेडिटेशन के माध्यम से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। सहजयोगा.org, सहज योग ध्यान से आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। आप बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हैं, और आपकी मेमोरी और अच्छे होने से और आपका ध्यान एकत्र होने से आप जो आपको भटका रही हैं चीज़ें, उससे आप दूर हो जाएंगे और आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी। तो सहज योग ध्यान कैसे किया जाता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक आप देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। रुखिया सखावत हुसैन और लेडी लैंड की कहानी के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। पंडित रमाबाई के बारे में भी आपको बताएंगे। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद में हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर भी लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, अपने घर पे रह के एक अच्छे इंसान बनने के लिए हमें प्रयासरत रहना है, ताकि हम समाज में गर्व से कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम वी ऑल आर इंडियंस, हम भारतवासी हैं, और इस देश को हम आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो इस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन हमारे समाज के बारे में बताता है, और हमें एक साथ मिलके आगे हम कैसे चल सकते हैं, समाज का निर्माण कर सकते हैं, ये हमें सिखाता है। तो जल्दी मिलेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए।